Hello champions, welcome to Career Adda, the numeric helper. We are again here for you. Hot questions related to gravitation. Continuously we are solving higher order thinking questions. Okay, गर्मा गर्म questions. So कैसे बच्चों, मजा आ रहा है? तो पेन और कॉपी उठाओ और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सपोज अ प्लैनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ दोस ऑफ द अर्थ. मतलब एक प्लैनेट है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका मास जो है वो कितना है? जिसका मास जो है वो कितना है? मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ दोज ऑफ द अर्थ. मतलब मास ऑफ प्लैनेट जो है वो मास ऑफ अर्थ का हाफ है एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है? हाफ है. समझ में आया? कैलकुलेट द जी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट. अब इस प्लैनेट की हमको क्या करना है? जी फाइंड आउट करना है. तो जी ऑन अर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम ई बाय आर ई, यही होता है, ठीक है. वैसे जी ऑफ प्लैनेट का भी फॉर्मूला सेम होगा, जी आर पी डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे फिर से हम गलती कर रहे हैं ना. जी एम बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला आता है. तो जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, तो जी एम पी बाय आर पी का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे अब हमको जी पी फाइंड आउट करना है. तो जी की वैल्यू तो हर जगह सेम होती है तो हम पुट नहीं करते. एम पी की जगह हम क्या पुट करेंगे? एम ई बाय 2 और आर पी की जगह क्या पुट करेंगे? आर ई बाय 2 का होल स्क्वायर. तो जी पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? देखो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा. 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे देखो ये वाला 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कैलकुलेशन समझ में आता है ना बच्चों? ठीक है. जी एम ई बाय आर ई, ये देखो ये किसका है? किसके इक्वल है? जी के इक्वल है. तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 2 2 जा 4, तो जी पी इज इक्वल टू 2 इंटू जी ई. तो जी ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जी पी की वैल्यू कितनी आएगी? 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. समझ में आया? कैसे करना है समझ में आया? सबसे पहले हमको बोला है कि कोई एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है कि उसका मास जो है अर्थ के मास से हाफ है और उसका रेडियस जो है वो भी अर्थ के मास के रेडियस से हाफ है. तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने जी का, ये अर्थ के लिए है, तो सेम पी के लिए भी फॉर्मूला होगा प्लैनेट के लिए. तो यहाँ पे सब हमने वैल्यूज पुट करते गए सॉल्व करते गए, तो हमको लास्ट में 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ मिल गया. तो 2 टाइम्स मिल गया मतलब जी की वैल्यू 9.8 होती है, वी नो दैट. तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लैनेट के आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो. ओके, अब सॉल्यूशन नंबर 2. सॉल्यूशन नंबर 1 समझ में आया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था. चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक कॉइन है एंड अ पीस ऑफ पेपर. एक कॉइन और एक पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, दोनों को हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट. सेम हाइट से हमने ड्रॉप किया. विच ऑफ द टू विल टच द ग्राउंड फर्स्ट? दोनों में से ग्राउंड को फर्स्ट कौन टच करेगा? जिसका सरफेस एरिया कम होगा. जिसका सरफेस एरिया कम होगा वो ग्राउंड पे टच करेगा. क्यों? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. अब उसने बोला है कि हम साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर रहे हैं सेम हाइट से, तो सेम हाइट से कर रहे हैं, इसका मतलब कि सेम टाइम पे पहुंचेगा क्या? नहीं, हाइट पे डिपेंड नहीं करता है. एयर रेजिस्टेंस जो है उसको क्या करेगा? अब जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस पर एयर रेजिस्टेंस भी कम होगा. तो कॉइन और पेपर, पीस ऑफ पेपर, दोनों में से किसका सरफेस एरिया कम होगा? कॉइन का सरफेस एरिया कम होगा, इसलिए कॉइन क्या होता है? जल्दी पहुंचेगा. क्लियर है? अब उसके आगे क्या बोलता है कि उसी को हमने क्या कर दिया? वैक्यूम में ड्रॉप करवाया. वैक्यूम में ड्रॉप करवाया तो वैक्यूम में एयर प्रेजेंट रहता है? नो. तो जब एयर प्रेजेंट नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा. अब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा. तो वैक्यूम में क्या करेगा? इन वैक्यूम एट सेम टाइम
दोनों ही सेम टाइम पे क्या करेंगे, पहुंचेंगे। क्योंकि पीस ऑफ पेपर हो सकता है, जैसे कि मैं कॉपी का एक पेज फाड़ लिया तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू कॉइन, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। पर अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूँ वहाँ पे तो एयर नहीं है, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, तो दोनों ही सेम टाइम पे पहुँचेंगे। गैलीलियो ने प्रूव किया था ये चीज़, याद है मैंने आपको सॉल्व प्रूफ समझाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था। सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं। A stone and the earth attract each other with an equal and opposite force। एक स्टोन है, ये अर्थ है, उस पर एक स्टोन है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। वाई देन वी सी ओनली द स्टोन फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ बट नॉट द अर्थ राइजिंग टूवर्ड्स द स्टोन। चलो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करो। चलो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्टोन को हम देखते हैं, स्टोन को हम फेंका हमने तो वापस किस तरफ आएगा, अर्थ की तरफ आएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ क्या स्टोन पे लगेगा, अर्थ पे नहीं लगेगा क्या? अर्थ पे भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट स्टोन अप्लाई करेगा। तो अर्थ जो है स्टोन की तरफ जाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इसका रीज़न। क्यों? क्योंकि स्टोन का मास जो होता है बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के मास से देखो, स्टोन का मास, स्टोन एकदम अर्थ के सामने एकदम इसे चींटी बराबर भी नहीं दिखेगा। तो स्टोन का मास जो है वो अर्थ के मास से वेरी लेस है, वेरी 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 लेस। ठीक है, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी लेस 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 होगा। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से। अर्थ जितना उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी लगाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट लगाते हैं श्योर, पर सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। ये क्या हो रहा है कि जितना फोर्स अर्थ उसकी तरफ लगा रहा है उतना ही फोर्स स्टोन भी लगा रहा है, पर स्टोन तो अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई देता है पर अर्थ उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं देती है। अर्थ क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है स्टोन के कंपेयर में। मास इतना ज़्यादा है उसका कि दिखेगा ही नहीं वो, है ना। उसके कंपेयर में हमको दिखेगा ही नहीं, वो मूव होता है पर हमको दिखाई नहीं देता है। रीज़न यही है बच्चों, मास इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसका आप खुद ही सोचो, एक बड़ा सा मैग्नेट ले लो, इतना बड़ा मैग्नेट ले लो और एक छोटा सा मैग्नेट ले लो, ठीक है। अब उन दोनों को आप क्या करो, दोनों ही एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे अगर डिफरेंट पोल्स होंगे तो छोटा वाला तो बड़े वाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और वो मूव कर जाएगा, पर बड़ा वाला छोटे वाले की तरफ मूव नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा एकदम धीरे धीरे होता है, क्योंकि हमने इतना बड़ा मनी लिया है। अब मैं अर्थ जितना अगर मैग्नेट ले लेता हूँ और उसके सामने एक छोटा सा मैग्नेट, मैं उसको आजा बेटा आजा ऐसे करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा तो क्या अर्थ उसके तरफ अट्रैक्ट होगी? क्या होगी, पर दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। अगर बड़ा और छोटा लेते हैं तब हमने देखते हैं कि बड़ा वाला जो है वो स्लोली धीरे धीरे मूव करता है, तो ये तो बहुत बड़ा है साइज में, तो मूव तो करेगा पर दिखाई नहीं देगा। समझ में आया बच्चों रीज़न? क्योंकि इसका मास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के अराउंड कोई ऑर्बिट अगर क्या करता है, घूमता है, तो उसका एक्चुअल शेप क्या होता है? उसका एक्चुअल शेप होता है इलिप्टिकल। कैसा शेप होता है? इलिप्टिकल। बस आप ये याद रखो, इसको डिटेल में आप 11th क्लास फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। तो इलिप्टिकल शेप होता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट असम्पशंस वाज मेड बाय न्यूटन रिगार्डिंग द शेप ऑफ एन ऑर्बिट। इलिप्टिकल शेप किसको बोलते हैं? बहुत लोग को नहीं पता होगा। ओवल शेप, अंडे का आकार, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। अब देखो इसका एक सेंटर है, ये रेडियस और ये रेडियस, ये बड़ा है ये छोटा है ना, ये बड़ा रेडियस है और ये छोटा रेडियस है, ठीक है। तो इसी पाथ में क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। अब वो बोल रहा है कि अब जो न्यूटन ने रिगार्डिंग द शेप ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन फॉर डिराइविंग हिज इनवर्स स्क्वायर रूल। अब उसने इनवर्स स्क्वायर रूल न्यूटन जी ने यूज़ किया था
तो उन्होंने क्या एजम्पशन लिया था? इनवर्स स्क्वायर रूल हमने प्रूव किया था ना, केपलर्स थर्ड लॉ का प्लेनेटरी मोशन का, है ना। नहीं पता है तो ग्रेविटेशन का मेरा वीडियो ग्रेविटेशन 0102 करके आप सर्च करेंगे कार्य डाटा करके, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखना मैंने यहाँ पे प्रूफ करवाया था। तो उन्होंने क्या किया था, इस इलिप्टिकल को सर्कुलर पाथ को क्या कर दिया था, अज्यूम कर लिया था, सर्कुलर पाथ अज्यूम कर लिया था। तभी यहाँ पे देखो इसमें जाने वाला जो मोशन है ना, उस पर जो लगने वाला फोर्स है, फिर हम क्या लेते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स लेते थे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो सर्कुलर पाथ होता है तभी उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये सारी अजम्पशन, बस हमको आंसर बताना है कि क्या है एक्चुअल में, उसका शेप कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप होता है। कोई भी सन के अराउंड अगर कोई ऑर्बिट घूमता है तो किस ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। और न्यूटन ने क्या एजम्पशन किया था, न्यूटन ने ये एजम्पशन किया था जब वो इनवर्स स्क्वायर रूल प्रूफ कर रहे थे, तो उन्होंने ये एज्यूम किया था कि ये जो इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल नहीं है, ये सर्कुलर पाथ है। उन्होंने ये एज्यूम करके सॉल्व किया था, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, समझ में आ रहा बच्चों? ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस फॉर यू, गर्मा गर्म क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज एंड फॉर दिस लेक्चर, हॉट्स क्वेश्चन की संख्या। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट है तो आप हमको उसके बाद कमेंट करना, हम आपका जरूर डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। मैंने जो जितने क्वेश्चंस लेके आया था आपके लिए वो तो कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वैल्यूज ऑफ जी एट 6 डिस्टेंसेस, जी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है अलग अलग डिस्टेंस पे, ठीक है। ए पे इतना, बी पे इतना, तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग जी की वैल्यू दी हुई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से देखो ये ए, फिर बी, फिर हो सकता है सी अंदर हो, ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पे क्या दिया हुआ है हमको, जी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज दीज वैल्यूज ऑफ जी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कीपिंग द वैल्यू ऑफ जी नियरेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब जी की वैल्यू क्या होता है, gm/r² होती है। अब ये r जो है एक्चुअल में दोनों किसी पार्टिकल और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, है ना। तो हमको किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिस्टेंस के ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो अर्थ सरफेस पे अप्रॉक्सीमेट 9 पॉइंट समथिंग होता है, 9.8, तो 9.23, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे 9.23, फिर उसके बाद डिस्टेंस, इंक्रीजिंग डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा तो क्या होते जाएगा, जी की वैल्यू कम होते जाएगी। तो सबसे पहले 9.23, फिर उसके बाद देखो क्या आ रहा है 7.34, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आपका आ रहा है 3.08, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 1.49, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 0.57, फिर उसके बाद लास्ट में आपका आ रहा है 0.30। तो ये इस ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया। किसका इंक्रीजिंग, जी का इंक्रीजिंग नहीं, डिस्टेंस का इंक्रीजिंग, है ना। अगर जी का इंक्रीजिंग करोगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, समझ में आया। ये फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एफ बी था 10,000 किलोमीटर, अगर वैल्यू ऑफ एफ, जैसे मान लो यहाँ पे एफ है, डिस्टेंस जो है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है 10,000 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर है एफ का, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, स्टेट वेदर दिस डिस्टेंस इज डीप इनसाइड द अर्थ और हाई अप इन द स्काई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब ये डिस्टेंस जो है बोल रहा है क्या ये अंदर डीप इनसाइड द अर्थ होगा कि आउटसाइड द अर्थ होगा, नहीं समझ में आया। 10,000 किलोमीटर एफ का डिस्टेंस दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर,
अब इस किलोमीटर को, इस डिस्टेंस को हमको बताना है कि वो डीप इनसाइड द अर्थ होगा कि आउटसाइड द अर्थ होगा, अर्थ के अबव होगा। तो बेटा बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है 6400 किलोमीटर। और देखो एफ का डिस्टेंस बोल रहा है 10,000 किलोमीटर, ठीक है। तो एट सेंटर पे क्या होता है, एट सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर से और अगर आप अंदर जाओगे 10,000 किलोमीटर चले जाओगे तो जी की वैल्यू देखो सेंटर पे तो 0 हो जाती है और 6400 से ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकते हम, उसका रेडियस तो उतना ही है। अब जैसे मान लो ये रेडियस है, आप बोलोगे कि सर इधर से मैं 6400 गया तो इधर से इधर तो बढ़ सकता हूँ, यहाँ पे 10,000 आएगा, पर यहाँ से इधर आओगे तो उधर से भी तो देखो इधर से पास हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन की वैल्यू तो हर पॉइंट से सेम मिलती है हमको, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मेजर नहीं करना है, यहाँ से सेंटर तक का ही मेजर करना है। तो सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है 6400 और सेंटर पे जी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है 0 हो जाती है, सॉरी कम नहीं होती है 0 हो जाती है। तो इसलिए ये क्या होगा हाई अप होगा, मतलब ये आउटसाइड की तरफ जाएगा, इनसाइड कभी भी नहीं होगा। ये जो एफ पॉइंट है इनसाइड नहीं मिलेगा, इनसाइड में मैक्सिमम 6400 किलोमीटर तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सॉल्व हो गए। तो होप आपको मज़ा आया होगा। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। कौन सा होगा टॉपिक, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।